हाय। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में ये एक बड़ा पुराना सा ट्रेडिशन रहा है। क्या कहना चाहिए मुझे, स्टोरीज के माध्यम से मोरालिटी, एथिक्स और नीति शास्त्र, हाउ शुड यू कंडक्ट योर सेल्फ इन पब्लिक अफेयर्स। तो कहानियों के माध्यम से इन बातों की बारीकियां, इन फील्ड्स की बारीकियां, मोरालिटी, एथिक्स और योर पॉलिसी, एक राजा की क्या नीति होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें कहानियों के माध्यम से समझाने की एक बड़ी प्राचीन परंपरा भारतवर्ष में रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो संस्कृत में हमको उदाहरण मिलता है बेटा पंचतंत्र का, जो विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, राइट। इसमें भी ऐसा बताया गया है कि एक राजा हैं, उनके तीन उनके संतानें हैं जो थोड़ी अयोग्य हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अर्थशास्त्र वेरी प्रॉपरली। इन कम्स विष्णु शर्मा, जो ये कहते हैं कि भाई मैं सिखा के दिखाता हूं आप लोगों को, कहानियों के माध्यम से मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्र सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह भी अगर हम देखें तो हमको और भी किताबें मिलती हैं। जैसे एक हमें मिलता है हितोपदेश। हितोपदेश बताया जाता है कि ये नारायण नाम के किसी शख्स ने शायद ये समझ लो 10वीं शताब्दी में लिखा होगा। दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज विच प्रिवेल्स, क्योंकि इन सबके मल्टीपल रिसेंशंस अवेलेबल है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर इनके लेखक या टाइम पीरियड में तुम्हें कुछ कुछ अलग अलग रेंज मिलेंगे। ठीक है, बट लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड अबाउट इट। हितोपदेश, राइट, हितोपदेश भी एक ऐसी किताब है जो ध्यान रखने योग्य है इस सिलसिले में। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो एक किताब और है जिसका मैं जिक्र तुमसे करना चाहता हूं। यह है बृहत कथा। इसके लेखक बताए जा रहे हैं बेटे गुणाध्य नाम के एक इंसान। इनकी कहानी मैं तुमको थोड़ी सी सुनाना चाह रहा हूं आज के इस वीडियो में, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड गुणाध्य इज समवेयर वन ऑफ द बिग शॉट्स वेर इट कम्स टू द फील्ड ऑफ इंडियन साहित्य, भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर में ये एक बड़ा नाम है। और बहुत ही देखो, बड़े नाम तो कालिदास हैं और विशाख दत्त हैं, डंडी हैं, राइट, ऑफ कोर्स ये बड़े नाम हैं। बट गुणाध्य का रोल जो है वो मैं यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट तुम्हारे सामने करना चाहता हूं। गुणाध्य को समझ लो बच्चों की व्यास और वाल्मीकि यानी रामायण और महाभारत के रचयिता से कंपेयर किया गया है। कहानी की शुरुआत बड़ी ही रोचक तरीके से बताई जा रही है। हम लोग को कहा जाता है कि यार शिव जी पार्वती जी को कुछ कहानियां सुना रहे थे। 7 कहानियां अपेरेंटली शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, एकदम एकांत में बैठ के। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, और वहां पर उनके कुछ शिव जी के कुछ गण मौजूद थे, जिसमें से एक नाम बताया जाता है पुष्पदंत, जिन्होंने ये सुन ली स्टोरी। और फिर इन्होंने अपनी प्रेयसी को सुना दी, राइट, अपनी गर्लफ्रेंड को सुना दी, और उन्होंने जाकर के जो है पार्वती जी को बता दिया। देन पार्वती जी बिकेम फ्यूरियस कि भाई आपने तो कहा था कि ये स्टोरी केवल आप मुझे सुना रहे हैं, बट हाँ तो लोगों को मालूम है। तो शिव जी ने पूरी जांच पड़ताल करी, तो इनको पता चला कि अच्छा ये गण है, इसकी गलती है। तो इन्होंने जो जो लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे में उन सबको श्रापित कर दिया, ही कर्स्ड देम, कि तुम लोग अब जाओ, अब कुछ दिन तुम लोग पृथ्वी लोक पर रहो, और वहां पृथ्वी लोक पर रहो, और जब जाके तुम इन कहानियों के संग्रह को पूरे पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध कर दोगे, तब तुम वापस सेलेस्टियल लोक में यानी कि यहां वापस आ सकते हो, देवलोक में। ठीक है, तो ये लोग चले गए पृथ्वी लोक। ठीक है भाई, ये एक स्टार्टिंग में अपने को अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। अब आते हैं जरा पृथ्वी लोक की बात करते हैं। तो पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है कि अपेरेंटली देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड एज गुणाध्य। ठीक है, ये उन्हीं में से लोग हैं जो नीचे पृथ्वी लोक पर भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये लोग अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, लोग को भी अपनी असलियत नहीं मालूम है। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है कि गुणाध्य जो है बहुत प्रकांड पंडित हो जाते हैं, और ये पहुंच जाते हैं सतवाहन राजा के पास। महाराष्ट्र का जो डेक्कन का, दक्खन का जो रीजन है, वहां पे सतवाहनों का रूल है। और वहां पे पहुंच जाते हैं गुणाध्य, और वहां पे क्योंकि बहुत भाई अच्छे एक्सपर्ट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, तो इनको वहां पे मिनिस्टर बना दिया जाता है। यहां के सतवाहन राजा जो हैं, ये एक दिन
अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जरा पानी में छई छपछई कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं अपनी रानियों के साथ, और उनके ऊपर ऐसे छींटे मार रहे हैं। तो इनकी एक रानी जो कि संस्कृत की बहुत बड़ी, शी वॉज अ वेरी वेल रिनाउंड स्कॉलर ऑफ संस्कृत, तो उन्होंने जो है राजा से कहा कि मुझ पर उदक मत, संस्कृत में बोला, मुझ पर उदक मत डालिए। उदक मतलब जल होता है, राइट? मुझ पर जल मत डालिए। तो राजा को लगा कि वो कह रही है मोदक मंगाइए, मोदक से मारिए। मोदक लड्डू को कहते हैं। तो राजा ने अपने सेवक को आवाज दी कि बेटा जरा मोदक ले आओ। तो वो जो रानी थी वो हंसने लगी, और उसने जो है इनसे तफरी ले ली कि बोला रे यार, तुमको तो संस्कृत की बेसिक संधि विच्छेद ही नहीं आता है। आई नेवर न्यू दैट आई एम मैरिड टू सच एन इग्नोरेंट पर्सन। राजा को ये बात लग गई। राजा खड़े हो गए, पूल से निकल के बाहर चले गए, खाना वाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, किसी से बोल नहीं रहे हैं, बैठ गए। तो उनके मंत्रियों को पता चला, तो दो मंत्री पहुंच गए, एक गुणाध्य और एक दूसरे उनके साथी और पहुंच गए, ठीक है। और इन्होंने जाकर के राजा से पूछा कि भाई राजा बताइए क्या हुआ। तो राजा ने कहा कि देखो यार, मेरे पास इतना सुख है, तमाम दौलत है मेरे पास मेरी इतनी खूबसूरत खूबसूरत रानियां हैं, इतनी शोहरत है, इतना सब कुछ है, फिर भी अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है, अगर तब पर भी मैं इग्नोरेंट हूं, तो फायदा क्या इन सब चीजों का? यार मुझे अब ज्ञान चाहिए, मुझे संस्कृत सीखनी है, बताओ भाई संस्कृत कैसे सीखी जाए। तो गुणाध्य ने कहा कि देखिए भाई साहब, संस्कृत सीखने में 12 साल लगते हैं, लेकिन मैं आपको 6 वर्ष में संस्कृत सिखा सकता हूं। तो जो जो दूसरा मंत्री था ना, वो थोड़ा सा जेलस हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना आई, और उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, मैं आपको 6 महीने में राजा जी सिखा सकता हूं संस्कृत, 6 साल थोड़ी है आपके पास इतना समय लगाने के लिए। तो गुणाध्य को क्रोध आ गया। गुणाध्य ने कहा कि बेटा, अगर तुमने 6 महीने में राजा को संस्कृत सिखा दी, तो मैं गुणाध्य संस्कृत, प्राकृत और तमाम देसी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं इस इलाके की, मैं सब त्याग दूंगा, मैं वो बोलूंगा नहीं। जो जो मुझे भाषाएं आती हैं जिनका मैं ज्ञानी हूं, वो मैं बोलूंगा नहीं, अगर तुमने 6 महीने में राजा को संस्कृत सिखा दी। और उधर दूसरे मंत्री ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने 6 महीने में नहीं सिखाई, अगर मैं नहीं सिखा पाया राजा को, तो मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे खड़ाऊ, तुम्हारे चप्पल अपने सर पे लेके टहलूंगा। राइट? तो बेट लग गई। अच्छा, ये जो दूसरा मंत्री था, ये भी बड़े काम के आदमी है। इनका नाम बताया जा रहा है सर्ववर्मन या श्रववर्मन। इन्होंने क्या किया जानते हो? ये इनको लगा कि यार ये तो बहुत कठिन चैलेंज मैंने ले लिया, संस्कृत जैसी भाषा 6 महीने में सिखानी है। तो इन्होंने सरस्वती की काफी आराधना करी, और इन्होंने एक व्याकरण की रचना करी जिसे कहते हैं कातंत्र व्याकरण। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, हमने कहीं कहीं पर जिक्र किया है इसका तुम्हारे सामने, तुम लोग को शायद मालूम भी होगा पहले से। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है, उसको आधार बना करके इन्होंने उसकी समरी लिखी, जिसको कहते हैं कातंत्र व्याकरण। और ये भी काफी बड़ी किताब मानी जाती है। महाभाष्य, अष्टाध्यायी और कातंत्र, ये तीनों बहुत बड़ी किताबें मानी जाती हैं संस्कृत व्याकरण की। एनीवे, तो इन्होंने वो किताब सिखाई, और सरस्वती माँ के आशीर्वाद की बदौलत इन्होंने राजा को 6 महीने में वो भाषा, संस्कृत भाषा का ज्ञानी बना दिया। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने इनको बहुत, भाई सर्ववर्मन को काफी सारा पैसा दिया, रुतबा दिया, और गुणाध्य को अपनी शर्त याद थी। गुणाध्य ने कहा कि भाई अब मैं संस्कृत, प्राकृत और कोई भी देसी वर्नाक्युलर यहां की नहीं बोलूंगा। और इन्होंने अपने 2 शिष्यों को लिया, और ये कहां चले गए जानते हो? ये चले गए विंध्यवासिनी से, विंध्यवासिनी मतलब विंध्य फॉरेस्ट, विंध्य माउंटेन का जो इलाका है, उसके जंगल, उसके अरण्य में चले गए। राइट? वहां पर जा करके इनको जो है, जब ये डीप जंगल में चले गए, तो इनको एक भाषा सुनाई पड़ी, जिस भाषा को बोला जा रहा है पैशाची, लैंग्वेज ऑफ डीमंस की भाषा। राइट? तो पैशाची भाषा, क्योंकि पैशाची भाषा न संस्कृत थी, न प्राकृत थी, न वहां किसी देसी वर्नाक्युलर की थी, तो यह भाषा वो सीख सकते थे, बोल सकते थे। तो गुणाध्य ने अब पैशाची भाषा सीखी,
और इस पैशाची भाषा में इन्हें फिर धीरे से एक यहां पे यक्ष मिलता है, जिसको भी श्राप मिला था, उसने इनको कहानी वो वाली याद कराई जो शंकर ने पार्वती को 7 कहानियां सुनाई थी। तो गुणाब्धि को याद आई वो कहानियां, और उसके बाद 7 वर्ष लगा करके गुणाध्य ने 7 लाख श्लोकों में पैशाची भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम है बृहत कथा। अब भाई जंगल में जाहिर सी बात है स्याही तो मिलेगी नहीं, कागज तो मिलेगा नहीं, तो कैसे लिखी? इन्होंने क्या किया जानते हो? इन्होंने पेड़ की जो छाल होती है वो निकाल ली, और अपने रक्त से, अपने ब्लड से, अपने खून से इन्होंने वो 7 लाख श्लोक 7 वर्षों में लिखे। ठीक है, और जब ये लिखते तो कभी कभी पढ़ के उसको बोलने लगते, गाने लगते, और उसको सुनने के लिए वहां पे तमाम लोग इकट्ठा हो जाते, अप्सराएं, विद्याधर, पशु पक्षी सब इकट्ठा हो जाते सुनने के लिए। वो इतनी गजब की कहानियां थी, 7 कहानियां थी। ठीक है, तो इन्होंने लिख डाला जब 7 वर्षों में सब कुछ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा भी बताओ, इसको जो है हम लोगों को विश्व प्रसिद्ध करना है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करना है, तभी हम सब लोग वापस जा पाएंगे देवलोक में। यही तो श्राप था अपने। तो इसको देवलोक के लिए इसको प्रसिद्ध बनाना है, तो कैसे बनाया जाए? तो इनके शिष्यों ने कहा कि अरे वो अपने सतवाहन राजा है ना, उनके पास चलिए, वो जरूर इसकी कदर करेंगे। तो इन्होंने कहा भाई चलो, ये अपनी किताब पूरी वो जो वृक्ष के छाल पे लिखी हुई अपने रक्त से वो लेकर के गए, और ये पहुंच गए सतवाहन की जो कैपिटल थी, प्रतिष्ठान पूरी। सतवाहन की 2 कैपिटल है, प्रतिष्ठान थी, और एक थी तुम्हारी क्या कहते हैं, अमरावती भी थी, जिसे धरानी कोटा भी कहते हैं पुराने नाम में, धरनी कोटा। तो खैर ये पहुंच गए, और इन्होंने कहा कि अच्छा देखो यार, मैं तो दूसरी भाषा बोल नहीं सकता, मुझे तो पैशाची ही आती है, मैं बाकी संस्कृत तो मैं यूज करूंगा नहीं, तो मैं यहां बाहर बगीचे में बैठा हूं, मतलब शहर के थोड़ा बाहर एक बगीचा था, मैं यहां बैठा हूं। अपने दोनों शिष्यों को बोला कि बेटा तुम लोग अंदर जाओ, राजा को ये किताब दिखा दो। तो वो दोनों गए, उन्होंने राजा को किताब दिखाई। लेकिन सतवाहन राजा जो थे ना बेटा, उनको लगा कि ये क्या है, पेड़ की छाल पे खून से लिखी हुई ये पैशाची भाषा की ये किताब है कि किताब के नाम पे ये क्या कलंक है कोई। सो ही डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने कहा कि नहीं, किताब ले जाओ यहां से, हटाओ इसे मेरी नजरों से। तो इनके शिष्य बेचारे जो है, उन्होंने किताब बटोरी और ये वापस आ गए बगीचे में। उन्होंने बताया कि भैया राजा ने ये कटु वचन कहे। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा एक काम करो, यहां पर जरा सा एक आग का कुंड बनाओ, अग्नि कुंड बनाओ। अग्नि कुंड बनाया गया, और इन्होंने एक एक करके अपनी वो किताब पढ़नी शुरू की, एक एक जो लिखा था इन्होंने पहले श्लोक से, और पढ़ते जाते, और जो पढ़ लेते वो हिस्सा, तो वो हिस्सा अग्नि में डाल देते कि ये किताब बेकार है, हटाओ इसे, जाने दो, जलाने को। वैसे वो जलाने लग गए उस किताब को। ठीक है, अच्छा, और जब वो बोलते और फेंकते आग में, तो जब वो बोल रहे थे वो, तो एक बार फिर वही हुआ कि वो कहानी इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत थी वो कहानियां, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी ना, सोचो क्या कहानियां होंगी। तो वो जब कहानियां वो सुना रहे थे, तो फिर से एक बार अप्सराएं, विद्याधर, गंधर्व, पशु पक्षी सब आकर के बैठ गए, और उनकी बात एक टक लगा के सुनने लग गए। अच्छा अब चलता रहा ये सिलसिला, कुछ दिन चला, सब पशु पक्षी वहीं बैठ गए। राजा जो सतवाहन राजा थे, उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक में। तो उनके वैद्य चिकित्सक को बुलाया गया। तो चिकित्सक ने कहा यार तुम लोग इनको क्या सूखा मांस खिला रहे हो? ये सूखा मांस खाने की वजह से, मतलब जो है अनहेल्दी मीट खाने की वजह से, दिस गाय हैज बिकम सिक, द किंग। तो भाई जो वो थे क्या कहते हैं, खानसामा जो द शेफ, राइट, ही वाज कॉल्ड इन। उनको डांट लगाई गई कि ये तुम क्या खाना खिला रहे हो, अच्छा मीट क्यों नहीं, टेंडर मीट क्यों नहीं खिलाया जा रहा है राजा को, अनहेल्दी मीट क्यों खिलाया जा रहा है, ड्राई मीट। तो भाई उसने कहा कि सर मुझे जो बहेलिया ला के दे देता है हंटर, मैं तो वही पकाता हूं, बहेलिया से पूछिए आप। तो बहेलिया को पकड़ा गया। बहेलिया की भाई यार तुम क्या लेके आ रहे हो मीट गंदा गंदा। तो बहेलिया ने क्या बोला जानते हो? बहेलिया ने कहा कि भाई साहब, नगर के बाहर एक ऋषि, एक संत बैठे हैं, और वो कोई कहानी कह रहे हैं एक भाषा में, जिसको सुनने के लिए सारे पशु पक्षी इकट्ठा हो चुके हैं, और निराहार, बिना अन्न खाए पानी पिए वो लोग केवल और केवल
वो कहानियां सुनने में तल्लीन है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अपेरेंटली दो स्टोरीज मस्ट हैव बीन फिनोमिनल, राइट। तो वो आंखों से उनके आंसू आ रहे हैं, वो लोग बिना खाना खाए बैठे हैं, तो वो लोग सब बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो उनका मांस भी वैसा ही हो गया, सूखा हुआ सा, तो उसको खाने से बीमार हो रहे हैं आप। तो हम क्या करें, इसमें जो कहानी सुना रहा है उसको पकड़ो यार। तो राजा ने कहा, अरे मुझे लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं ये कौन सी कहानी हो रही है। तो राजा जब तक पहुंचे, इन्होंने पूरा देखा, गुणाध्य को पहचाना। गुणाध्य के बाल वाल ये बड़े हो चुके थे। इन्होंने जब पहचाना, किताब को देखा, देखा आसपास सबको कि भाई लोग कैसे सुन रहे हैं, तो उन्होंने पैर पकड़ लिया कि भैया किताब मत जलाओ। तो गुणाध्य ने कहा कि भाई देखो, 6 खंड इसके जल चुके हैं, 6 कहानियां जल चुकी हैं, 6 लाख श्लोक जल चुके हैं, ये आखिरी 1 लाख का खंड बचा है, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ और इसको ट्रांसलेट करना संस्कृत में, और इसको विश्व में प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। और ये कह करके गुणाद्य भी अग्निकुंड में स्वाहा हो गए। सतवाहन राजा, उन्होंने वो पूरी किताब का जो टुकड़ा बचा था वो उठाया, इनके दोनों शिष्यों को लिया, उनको बहुत मान सम्मान दिया, लेके गए, इसको ट्रांसलेट कराया, और ये किताब इस तरह से धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध होती चली गई। हालांकि मैंने तो बताया इसका ओरिजिनल तो मिलने की संभावना ही नहीं है, पैशाची भाषा किसी को आती ही नहीं थी। इसके संस्कृत ट्रांसलेशंस हुए हैं, और वो संस्कृत ट्रांसलेशंस उस एक खंड का जो हुआ है वो अवेलेबल है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में। इसमें 2 नाम मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा, 2 नाम जरूर बताना चाहूंगा। इसका एक रेंडिशन कश्मीर में हुआ, दोनों ही इनफैक्ट कश्मीर के सबसे पॉपुलर हैं। एक है शेमेंद्र ने किया है, ठीक है, एक है शेमेंद्र ने किया है जिसे कहते हैं बृहत कथा मंजरी, और एक है कश्मीर के ही एक शैवाइट हैं सोमदेव, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने किताब लिखी है, इसी का मतलब ट्रांसलेशन लिखा है कथा सरित सागर के नाम से। ठीक है, दोनों ही जो है काफी अच्छे माने जाते हैं। सोमदेव वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा परिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की कहानियों का जो कल्चर है, ये हम लोग के वहां काफी कहानी कहने का, किस्सा कहने का जो अपना कल्चर है, ये बड़ा पुराना है और बड़ा शानदार है। तो उसी कड़ी में गुणाध्य जो है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनकी कहानियों का जो कैरेक्टर्स हैं, वो बाद में कालिदास और हर्ष ऐसे लोगों ने भी उन कहानियों को दोबारा यूज किया है। तो इसलिए गुणाध्य जो है काफी इंपॉर्टेंट। और कहानियां, जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये बेटा बाकी भाषाओं में भी हैं, राइट। बाकी भाषाओं में भी कहानियों के थ्रू एथिक्स, मोरालिटी और पॉलिटिक्स ये सिखाने की कोशिशें करी गई हैं। बुद्ध जातक कथाएं इसका एक उदाहरण है। जातक कथाओं में भी देखो, स्टोरीज के थ्रू ही तो मोरालिटी सिखाने की कोशिश करी गई थी ना। तो इस तरह के उदाहरण हमको बुद्धिज्म में भी मिलते हैं, जैनिज्म में भी मिलते हैं, और बाकी रीजनल भाषाओं में भी हमको इस तरह के उदाहरण मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो बाय, सी यू।